KP classes dedicated to excellence. Hi guys, welcome again to this series of Law of Thoughts where we are covering your law of thoughts in only 10 days of time. तो इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स, जो लॉ ऑफ थॉट्स है वो कौन से ऑफेंसेस को कवर करता है, या उसका अगर हम लेमैन लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपका लॉ ऑफ थॉट का क्या इसेंस है इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसके बारे में हमने डिटेल बात की थी आपके पहले वीडियो में। अब आज सेकेंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। जैसे हम बात करते हैं क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कब हम बोलेंगे कि ये जो ऑफेंस है, ये जो एक्ट है, ये क्राइम है, ये एक ऑफेंस है, वैसे ही जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में, आज के डे 2 पे हम बात करेंगे। और ये आपके लॉ ऑफ टॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक तरह से समझ सकते हैं, ऑल्दो आपके सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके बारे में हम आज की क्लास में आपका बात करेंगे कि आपके लॉ ऑफ टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। उससे पहले ये छोटे से इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन और आप अपने एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो आपके पास ये iOS क्लास प्लस का आपको वो मिल जाता है, जहाँ पे आपको ORG कोड ICO यूज़ करना है और आप अपने आईफोन में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले तो जितनी भी क्लास है, हर एक क्लास के जो PDFs हैं वो सभी आपको ऐप पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल ऑफ 12th क्लास इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर ऐप। तो वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे पर्क्स हैं जो आप अगर इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिल जाते हैं। लाइक सपोज इफ यू आर इन 12th क्लास एंड यू आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो उनके भी आपको क्लासरूम नोट्स वगैरह, उनकी भी वीडियोस वगैरह आपको ऐप पे मिल जाती हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर बिफोर गोइंग अहेड इन दिस टॉपिक। और ये आपकी पूरी की पूरी फैकल्टी टीम है और ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा पैकेज आपको मिलता है ये क्लैट 2026 के साथ। और अगर आप अभी अपने एंड पे तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप, ताकि आपको जो क्लासरूम में आप डिस्कशन देखते हैं उसकी आपको PPTs वगैरह उनका एक्सेस आपको मिल जाए। तो वापस आते हैं और बात करते हैं आपका लॉ ऑफ टॉट को लेकर के कि इसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट क्या होते हैं, लॉ ऑफ टॉट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, पहला आपको कि एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। अब हमें समझना पड़ेगा कि एक्ट क्या होता है या ओमिशन क्या होता है। जैसे जो लोग ने क्रिमिनल लॉज को पढ़ रखा है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ विल बी कॉल्ड एज ऑफेंस। ये हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जिसको लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है या लॉ ने फॉरबिड कर रखा है, तो उसको हम क्राइम या ऑफेंस बोलते हैं। तो वैसे ही सेम हम लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ते हैं कि कोई, पहली बात, टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोई एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। अब इनका मतलब क्या है, एक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को करना, और ओमिशन क्या होता है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से रोकना। अगर ये क्या है, अगर ये लीगल नहीं है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक्ट क्या हो सकता है कि देयर वॉज समबडी हु वॉज ड्राउनिंग इन द वाटर, राइट। तो लाइफ गार्ड की ये ड्यूटी है उसको बचाना, और उसने उसकी लाइफ को सेव नहीं किया, उसने ओमिशन किया अपनी ड्यूटी का। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ टॉर्ट। लेकिन अगर किसी को डुबा के मार देना, अब ये क्या है, ये एक्ट है। तो कई बार आपका जो एक्ट है या ओमिशन, दोनों ही लॉ ऑफ टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल, टू कॉन्स्टिट्यूट अ लॉ ऑफ टॉर्ट देयर मस्ट बी एन एक्ट व्हिच कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो आपका एक्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है भाई, कि पहले तो एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू कॉन्स्टिट्यूट सच रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। और ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, आप समझ गए, मतलब किसी के लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लीगल तरीके से प्रोसीड कर रहे हो, उस केस में कोई भी आपके अगेंस्ट टॉर्ट का सूट फाइल नहीं हो सकता, राइट। तो ये आपको होगा, इट मींस देयर वाज अ ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन एक्शन or to behave in a particular manner which is reasonable, man is expected to act under the circumstances if the corporation maintains a children park.
अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जैसे कॉरपोरेशन है वो क्या करती है, वो एक चिल्ड्रंस पार्क को मेंटेन करती है। तो अब अगर उसने चिल्ड्रंस पार्क को मेंटेन किया और उसमें कुछ पॉइजनस प्लांट वगैरह भी लगा रखे, जैसे आपको इसमें दिखा रखा है, पिक्चर में दिखा रखा है। अब ये एक पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे भी जाते हैं, एडल्ट लोग भी जाते हैं। तो अब क्या है, अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं दिखाते, डू नॉट टच, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है, इससे डेथ भी हो सकती है, यहाँ पे वार्निंग लगाना, यहाँ पे फेंसिंग लगाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने चिल्ड्रंस पार्क को बनाया है, राइट। तो दिस इज व्हाट, अब सोचो अगर वो ऐसा करने से फेल हो जाते हैं, इफ दे अब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट। ये क्या है, ये एक टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर सोशल और मोरल रॉन्ग्स, फॉर एग्जांपल इफ समबडी फेल्स टू हेल्प अ स्टार्विंग मैन। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया कि ये आपके सोशल और मोरल रॉन्ग को नहीं इंक्लूड करता है, ये केवल आपके जो आपकी ड्यूटी है, अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करते, उस केस में आपके अगेंस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट का सूट फाइल हो सकता है। सो दिस इज द एसेंशियल्स, दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट अ लॉ लायबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। फिर उसके बाद है उस एक्ट या ओमिशन से क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज होने चाहिए, लीगल डैमेज होने चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है। अब लीगल डैमेजेस को लेकर के लॉ ऑफ टॉर्ट में, अगर आपने पहले कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, आपने ये दो बहुत फेमस मैगजीन्स को सुना होगा जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक हो जाती है आपकी इंजूरिया साइन डैमनम, और दूसरी आपकी जो लीगल मैगजीन होती है वो होती है डैमनम साइन इंजूरिया, राइट। अब इनमें जो टर्म्स हैं वो सेम है, बट इनका सीक्वेंस अलग है। इन वन केस इंजूरिया साइन डैमनम, इन द अदर केस डैमनम साइन इंजूरिया। तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। एक्ट या ओमिशन क्या होता है वो हमने सीख लिया। अब उसके बाद उसकी वजह से लीगल डैमेजेस होने चाहिए, मतलब किसी के लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। अब ये ऐसा हो सकता है कि लीगल राइट का वायलेशन हो, लीगल राइट का वायलेशन ना हो। तो लीगल राइट का जब वायलेशन होगा तभी वो टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, अदरवाइज वो टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसके लिए अब आपको दो मैगजीम्स यहाँ पे दी गई, लीगल डैमेज को पढ़ लेते हैं एक बार। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी मस्ट बी देयर, कि जो ब्रीच है ना वो दैट मस्ट बी देयर, breach of legal duty must be there, the legal right vested in the plaintiff should have been breached, कि जो लीगल राइट वेस्टेड है प्लेंटिफ में। अब ध्यान से समझ लो, अगर आप लास्ट क्लास अगर आपने की होगी आपको पता होगा प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है एक सिविल सूट में। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कंप्लेंट फाइल करता है, जो विक्टिम है, और डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो खुद को लॉ सूट में डिफेंड करता है। ये हमने पहले ही कर रखा है। तो अब प्लेंटिफ शुड हैव बीन ब्रीच्ड, जो प्लेंटिफ के अंदर वेस्टेड लीगल राइट है ना उसका वायलेशन होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट, तभी वो डैमेज में काउंट होगा। सर्टेन एक्ट और ओमिशन हैव रिजल्टेड इन ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। अब ये हो गया। अब इसको समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट मैगजीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी पहली मैगजीम हो जाती है इंजूरिया साइन डैमनम, और जो दूसरी मैगजीम है वो डैमनम साइन इंजूरिया है। अब इन दोनों पे बात करेंगे, इनसे रिलेटेड केस लॉस को डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ईच एंड एवरी डाउट विल बी क्लियर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। अब जैसे हम इंजूरिया साइन डैमनम की बात करते हैं तो इनका मतलब हमें समझना है। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, नाम से ही पता लगता है, इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। इंजूरिया का मतलब हो गया इंजरी, साइन का मतलब हो गया विदाउट, एंड डैमनम का मतलब हो जाता है डैमेजेस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन इंजरी इज देयर विदाउट द डैमेजेस, राइट। डैमनम साइन इंजूरिया व्हेन डैमेज इज देयर विदाउट द इंजरी। तो इंजूरिया साइन डैमनम मतलब हो जाता है इंजरी विदाउट डैमेज, डैमनम साइन इंजूरिया मींस डैमेजेस विदाउट इंजरी। अब इनमें फर्क क्या है ध्यान से समझना। इंजूरिया का मतलब होता है अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ प्लेंटिफ, मतलब आप ये समझ लो इंजरी मतलब वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट, किसी भी पर्सन के लीगल राइट। इंजरी का मतलब फिजिकल इंजरी नहीं है, इंजरी का मतलब है किसी के लीगल राइट का वायलेशन। फिजिकल इंजरी हो सकता है, हो स्टिल आपका हो सकता है लीगल राइट का वायलेशन ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान से हमें पढ़ना है। इंजूरिया मतलब आपके लीगल राइट का वायलेशन है जब, लेकिन आपको डैमेजेस नहीं हुए, तो ऐसे केस में लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आपको रेमेडी मिलती है। ध्यान से समझना, इंजूरिया मीन्स अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस, वही हो गया ना वायलेशन ऑफ लीगल राइट। डैमनम मीन्स हार्म, लॉस सफर्ड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, मनी, हेल्थ
can be anything where there is a violation of legal right without any harm to plaintiff, the plaintiff can approach the court. समझ गए? ये वही बात होगी जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि when there is violation of legal right, जब आपकी लीगल राइट का वायलेशन होता है लेकिन जो प्लेंटिफ है उस केस में क्या है, भले ही डैमेजेस ना हो, प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब हम इसको बहुत ही ग्रास रूट लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेजेस मतलब किसी को नुकसान, भले ही मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन मेरे लीगल राइट का वायलेशन हो गया, मुझे रेमेडी मिलेगी। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन स्टिल मुझे कोर्ट कंपेंसेशन अवार्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ। और दूसरा केस क्या है जिसको हम बोलते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। कई बार ऐसा होता है मुझे बहुत नुकसान हो गया, मुझे हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया लेकिन मेरे लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। उस केस में आई वोंट बी हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच कोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर हम इंजूरियस साइन डैमनम की बात करते हैं, मतलब जब आपके लीगल राइट का वायलेशन तो है लेकिन आपको कोई इंजरी, आपकी साथ इंजरी तो है, आपके लीगल राइट का वायलेशन है लेकिन आपको कोई डैमेजेस नहीं हुए, उस केस में आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलती है। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, आई सेड दैट। उस केस में आपको रेमेडी मिलती है, उस केस में आप कोर्ट जा सकते हो क्योंकि आपके लीगल राइट का वायलेशन है। लेकिन अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए देयर इज वन केस लॉ दैट इज बीइंग गिवन हियर, एसबी वर्सेस वाइट। जब आप अपने लॉ स्कूल में जाओगे वहाँ पे भी आप ये पढ़ोगे, ये बहुत ही लैंडमार्क केसेस में आता है। मतलब अगर लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब ये केसेस, कोई भी स्टूडेंट हो कहीं से भी हो, ये ऐसे केसेस है ना जो सबको पता होता है। तो अब ये जो केस है ये आपका एलिसबरी इलेक्टोरल केस नाम से भी बहुत पॉपुलर है। अब इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो केस है इससे आपको इंजूरियस साइन डैमनम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें जो एसपी है और वाइट है, आपको सिविल लॉ में केस का नाम भी देखना पड़ेगा। जैसे आप क्रिमिनल लॉ जब पढ़ोगे वहाँ पे आपको दिखेगा राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, श्याम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हाँ राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो वहाँ पे आप देखोगे जो क्रिमिनल केस है वो किसके अगेंस्ट फाइल होता है? वो पूरी स्टेट के अगेंस्ट। वहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो कौन है? अब जो जो विक्टिम है वो कौन है? वो प्रोसिक्यूशन है, वही स्टेट है। अब जैसे अगर किसी ने क्राइम किया, मैंने क्राइम किया, तो मेरे अगेंस्ट केस कौन लड़ेगा? जो स्टेट है वो लड़ेगा। सो द नेम ऑफ केस विल बी प्रभात कनौजिया वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये है फर्क। अब सिविल लॉज में ये नहीं होता। सिविल लॉज में एसबी ने केस फाइल किया, एसबी इज प्लेंटिफ, वाइट अपने आप को डिफेंड करेगा, ही इज डिफेंडेड। तो एसबी इस केस में प्लेंटिफ है, हु वाज अ एलिजिबल वोटर। अब ध्यान से समझना, एसबी एक क्वालिफाइड वोटर है और वो वोट करने के लिए जा रहा है। तो वहां पे जो वाइट है जिसके बारे में यहाँ बात की गई, जो डिफेंडेंट है इस केस में, ही वॉज अ रिटर्निंग ऑफिसर और वो उसको वोट करने से रोक देता है। अब इस केस में क्या हुआ? एसपी को वोट करने से रोक दिया गया। बाद में ये पता लगा कि भाई एसपी जिसको वोट करने के लिए जाने वाला था वो पर्सन, तो वो कैंडिडेट तो इलेक्शन जीत गया। मतलब क्या हुआ कि एसपी जिसको वोट करने के लिए जाने वाला था वो पर्सन तो इलेक्शन जीत गया। मतलब एसपी को कोई कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन क्या इस केस में एसबी को कोई कोई रेमेडी, कोई कंपेंसेशन, कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन मिलेगा? अब आप ध्यान से सोचो, ये एग्जाम्पल हो गया कि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ लेकिन उसको कोई डैमेजेस नहीं हुए, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो जिसको वोट करने गया था वो जीत गया इलेक्शन। अब उसको ध्यान और समझते हैं। चलो अब ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्लेंटिफ वाज डिटेल्ड बाय द डिफेंडेंट, अ रिटर्निंग ऑफिसर। प्लेंटिफ वाज अ क्वालिफाइड वोटर एट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन बट ड्यू टू डिटेंशन हिज वोटिंग राइट वाज वायलेटेड। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सू कर दिया फॉर द वायलेशन ऑफ दिस लीगल राइट। सिंस देयर इज अ राइट देयर इज आल्सो अ रेमेडी अवेलेबल फॉर इट। चलो अब इसके फैक्ट्स आपको दे रखे हैं। एसबी वर्सेस वाइट एक लैंडमार्क केस है यूके से। अब देखो आपका जो अगला हम वीडियो करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया रहने वाला है, तो उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी आपका जो टॉर्ट है, ये इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं वो हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, ब्रिटिश कॉमन लॉ से आए हैं। तो अब इसमें दे रखा है एसबी वर्सेस वाइट जो है वो एक लैंडमार्क केस है यूके कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश टॉर्ट लॉ का, जो डील करता है राइट टू वोट एंड द मिसफिशंस ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स है। अब इस केस में जो प्लेंटिफ है मिस्टर एसबी, हु वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन बाय मिस्टर वाइट, हु वाज अ कांस्टेबल हु क्लेम्ड दैट द एसबी वाज नॉट अ सेटल्ड इनहैबिटेंट एलिजिबल टू वोट। तो अब देखो इस केस के जो फैक्ट्स हैं, एसबी वाज अ क्वालिफाइड वोटर और वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहाँ के हैं, ये आपको दे रखा है आइसबरी इलेक्शन केस, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं।
तो वो वहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट करने के लिए जाता है. ही वॉज अ क्वालिफाइड वोटर बट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय अ रिटर्निंग ऑफिसर जो उस टाइम पे वाइट होता है और उसने उसको रोक दिया. अब इस केस में बाद में जो कंटेंशंस आते हैं तो एसबी की जो कंटेंशंस होती हैं बिकॉज उसका जो लीगल राइट है उसका वायलेशन हुआ है. प्लेंटिफ्स आर्ग्यूमेंट हैज बीन वाइट. यस, प्लेंटिफ हैज कंटेंड दैट ही इज द रेजिडेंट ऑफ that constituency and then after that constable prevented him from casting his vote despite his qualification. तो जो मिस्टर वाइट की यहाँ पे कंटेंशन है वो क्या है कि ही इज अ क्वालिफाइड वोटर. वो वोट करने के लिए क्वालिफाइड है और उसके बाद भी उसको वोट करने नहीं दिया गया. तो इट्स वेरी ऑब्वियस. अब उसके बाद क्या है, डिफेंडेंट की आर्ग्यूमेंट क्या होती है. डिफेंडेंट आर्ग्यूमेंट देता है कि जो मिस्टर एस बी है जो वोट करने के लिए जा रहे थे वो जिसको वोट करने वाले थे वो कैंडिडेट तो जीत गया तो इनको कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ. तो उस केस में उनको रेमेडी नहीं मिलनी चाहिए थी. दीज वर द कंटेंशंस हु वर गिवन बाय डिफेंडेंट इन दिस केस. Though he was prevented, Mr. Apsley, from it, the candidate whom SB wanted to vote for what he won the election. तो इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ है एसबी को. और उसके बाद क्या है, सेकेंड आपको प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम वोटिंग डिड नॉट कॉज एनी इंजरी और डैमेज टू द प्लेंटिफ, एसबी कुड नॉट क्लेम डैमेजेस. तो इस केस में क्या बोला गया आपको, आई होप कंटेंशन समझ आई होंगी कि एसबी इज आस्किंग फॉर द कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेजेस बिकॉज हिज लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड. लेकिन जो डिफेंडेंट की कंटेंशन है वो क्या है, क्योंकि कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ तो इस केस में वो कोई भी रेमेडी नहीं क्लेम कर सकता. अब आप सोच के बताओ क्या इस केस में कोई रेमेडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. लॉ इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट कॉमन सेंस. आप अगर कॉमन सेंस यूज करोगे आपको समझ आ जाएगा कि रेमेडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. अब जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं जजमेंट, आई होप आपको सभी को समझ, देयर वाज अ वायलेशन ऑफ मिस्टर एसबी's फंडामेंटल राइट. अब क्योंकि ये फंडामेंटल, आप वोट करने के लिए जाते हो आपको वोट करने से रोक दिया जाता है. इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन ये मेरे लीगल राइट का वायलेशन है. और अगर इंजरी होती है भले ही कोई डैमेजेस ना हो उस केस में आई एम एलिजिबल फॉर द कंपेंसेशन, राइट. तो मुझे इस केस में रेमेडी मिलेगी. द सक्सेस ऑफ कैंडिडेट एज बी इंटेंडेड टू वोट वाज इररिलेवेंट टू द राइट टू क्लेम डैमेजेस. अब इलेक्शन के रिजल्ट से कोई मैटर थोड़ी करता, रिजल्ट पे आपका लीगल राइट डिपेंड थोड़ी है. आपका जो वोट करने का राइट था वो ब्रीच हुआ इसलिए आपको रेमेडी मिलेगी नो मैटर उससे आपको डैमेजेस हुए या नहीं हुए. आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजूरिया साइन डायग्राम. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ injuria sign diagram when there is a violation of your legal right and there is no actual loss. In this case you will be getting remedy under law of tort. अब उसका सिमिलर केस लॉ है जो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है. ये 1985 का इंडिया का ही केस है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पहले, जैसे अब पूरे इंडिया में आप देखोगे पूरे इंडिया में क्या है आपका इंडियन पीनल कोड अप्लीकेबल था. और 2019 में जब से आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जम्मू एंड कश्मीर का तब से पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर में भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया जो आपका इंडियन पीनल कोड है. लेकिन 2019 से पहले आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जो आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे आपका जो कोड अप्लीकेबल था वो था आपका रणबीर पीनल कोड. तो अब क्या होता है, भीम सिंह एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट असेंबली के, वो मेंबर होता है और उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट्री सेशन में. लेकिन उनको वोट करने से रोक दिया जाता है, उनको कस्टडी में अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 153A ऑफ रणबीर पीनल कोड जो जम्मू एंड कश्मीर का पीनल कोड था 2019 से पहले तक. उसमें उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. अब उनके ऊपर बाउंडेशन ये होती है भाई 24 आवर्स के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता. तो इस केस में क्या हुआ, अब इस केस के भी फैक्ट जो है वो सिमिलर है एसबी वर्सेस वाइट की. अगर हम बात करते हैं तो ओनली डिफरेंसेस कि वो हमारा कॉमन लॉ से आता है, ये हमारा इंडिया का है. तो इस केस में जो आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है भाई, भीम सिंह जो यहाँ पे भी एक एलिजिबल वोटर है वो वोट करने के लिए जाते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उनको रोक दिया जाता है वोट करने से, उनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस नहीं किया जाता. तो दिस ऑल गोज अगेंस्ट द ऑफिसर्स, राइट. और इस केस में भी कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत ही एग्जाम्पलरी डैमेजेस लगाए थे उस टाइम पे 1985 में. आप सोचो कोर्ट हैज इम्पोज्ड अ हैवी कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज. इट विल बी गिवन समवेयर राइट हियर. इस केस में जो कोर्ट है, कोर्ट ने बहुत एग्जाम्पलरी
एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगाए थे 5000 के, दैट वर गिवन टू भीम सिंह, right? So this is with regard to this case. I hope you are able to understand this thing called as injurious in damnum. When there is violation of your legal right, और आपका लीगल राइट का वायलेशन होता है लेकिन आपको कोई इंजरी कॉज नहीं होती, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके इंजरी हो गई, कोई डैमेजेस नहीं है, तो उस केस में आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का बेनिफिट मिलता है, उस केस में आपको रेमेडी मिलती है। अब जैसे इसमें दे रखा है, द कोर्ट इन भीम सिंह स्टेट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडिंग इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री सेशन इंक्लूडिंग अ सेशन वेयर ही वाज हिज वोट वाज इम्पोर्टेंट, द डिले इन प्रोड्यूसिंग सिंह बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड डिले वाज harassment during the custody was deemed unacceptable, right? Or it awarded Singh monetary compensation of 5000 rupees as a exemplary cost. उस टाइम पे जो 5000 रुपीज़ है ना, वो एक बड़ा अमाउंट कंसीडर किया जाता था, और 5000 के एग्जाम्पलरी डैमेजेस इनको दिए गए थे टू सेट एन एग्जाम्पल कि इंजूरिया साइन डैमनम जो है वो एक्चुअल है। आप समझ गए? दैट मीन्स अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है तो उस केस में आपको रेमेडीज मिलती हैं। अब उसके बाद जैसे हमने अभी डिस्कस किया आपका इंजूरिया साइन डैमनम, उसके बाद ये सेकेंड आपका आ जाता है डैमनम साइन इंजूरिया, जहाँ पर आपको एक्चुअल डैमेजेस होते हैं लेकिन आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं होता। उस केस में क्या है, उस केस में आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिलती। अब जैसे इसमें आपको दे रखा है डैमनम साइन इंजूरिया, जब आपको डैमेजेस हो गए लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई। अब इसका केस क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर इज सम इंजरी कॉज्ड टू प्लेटिव विदाउट एनी अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस ऑफ द लीगल राइट, अ पर्सन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस इन लॉ इवन इफ द इंजरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेलिबरेट एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझना, कब ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान हो गया लेकिन आपका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। जैसे मान लो आपने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है अपने घर की, और वो घर को डिमोलिश करने का ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि आपको इस केस में नुकसान होगा। हो सकता है जो डिफेंडेंट है वो डेलिबरेट एक्ट करे, उसकी आपसे दुश्मनी है, आपसे इनमिटी है उसकी, और वो आकर के आपके घर को तोड़ देता है, लेकिन उसने आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया। आपको डैमेजेस होंगे, आपका घर टूट गया, लेकिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। आप समझ गए? तो जब आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ, उस केस में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, भले ही आपको डैमेजेस हो गए हो, आपको नुकसान हो गया हो। तो ये है आपका डैमनम साइन इंजूरिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो इसेंशियल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टॉर्ट को, सबसे पहले तो कोई एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए, और उसकी वजह से इंजरी कॉज होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज होनी चाहिए, और उसके लिए रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए, डैमेजेस अवेलेबल होने चाहिए। So these are the three essentials to constitute a tort, liability under tort। अब जैसे हम डैमनम साइन इंजूरिया की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दे रखा है टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि आपका जो डैमनम साइन इंजूरिया है, जैसे अभी हमने केसेस डिस्कस किए भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद हमने केसेस डिस्कस किए जो आपका इससे पहले वाला केस था एसबी वर्सेस वाइट। वैसे ही जो डैमनम साइन इंजूरिया है, इसको समझने के लिए देयर इज अ लैंडमार्क केस कॉल्ड एज ग्लुकस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब उस केस में क्या होता है, एक स्कूल टीचर है, ही वॉज टीचिंग एट ग्लुकस्टर ग्रामर स्कूल केस, और जो स्कूल, और उस केस में जो स्कूल है उसकी जो फीस है वो 40 पेंस होती है, जो वहाँ की करेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल की फीस है वो 40 पेंस होती है। और कई बार क्या होता है, जो स्कूल टीचर है उसका झगड़ा हो जाता है स्कूल से, और वह स्कूल से रिजाइन करके अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर लेता है ग्लुकस्टर ग्रामर स्कूल के सामने, और उसने वो फीस वहाँ पे रिड्यूस करके 30 पेंस कर दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बच्चे पढ़ रहे थे ग्लुकस्टर ग्रामर स्कूल में, वो स्कूल से एडमिशन विड्रॉ करके इंस्टीट्यूट में जाने लग गए। अब क्या हुआ इससे, क्योंकि फीस कम है तो बच्चों ने अपना एडमिशन विड्रॉ किया वहाँ से, और वो यहाँ पे जाके पढ़ने लग गए। तो अब इससे क्या हुआ, इससे ग्लुकस्टर ग्रामर स्कूल को नुकसान होने लग गया, क्योंकि बहुत से बच्चों ने एडमिशन विड्रॉ कर लिया, तो उन्होंने सूट फाइल कर दिया, उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब आप सोच के बताओ, क्या इस केस में कोई रेमेडी मिलेगी? जस्ट बिकॉज कोई आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, आपको नुकसान हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। आपको नुकसान हो गया, आपके बच्चे आपका इंस्टीट्यूट छोड़ के चले गए, लेकिन ये फेयर कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे आपके कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, तो इसलिए इस केस में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। आई होप आपको लॉ ऑफ टॉर्ट समझ आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले कोई एक्ट
या ओमिशन होना चाहिए और उस एक्ट या ओमिशन से किसी पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, लीगल डैमेजेस होने चाहिए और उसके लिए फिर कॉम्पेंसेशन या उसके लिए रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए. These are the three things to constitute a liability under law of tort. In the upcoming video, we will be talking about कि लॉ ऑफ टॉर्ट की इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुई. इंडिया के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू आर वॉचिंग टिल हियर, I just want, there are so many people, there are so much content is available on the YouTube, but you are only diligent if you are watching this video till here, right? So that will make a difference. There are many people, you must be looking into the video and you'll be finding that thousands of views are there, but still not many people are watching till the end. So if you are watching it, I just want to congratulate that you are creating a difference. Thank you so much. KP Classes. Dedicated to excellence.